हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्य कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स क्लास बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंटरमीडिएट की मैथ की क्लास। और आज की मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, मतलब एक्सरसाइज 6.1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डेरिवेटिव। आसानी से हम लोग डेरिवेटिव कर भी रहे थे, आसानी से हम लोगों ने अवकलन पूरा पढ़ा है। लेकिन आज हम लोगों को उसका उपयोग करना है अन्य क्वेश्चंस में, ठीक है। तो उसकी सहायता से, मतलब हम अवकलन की सहायता से अन्य क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हिंदी में लिखा हुआ होगा, हमें उसको समझना होगा कि हमें क्या पूछा जा रहा है, मतलब हमें क्वेश्चन की भाषा पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं dy बाई dx का मतलब क्या होता है, अभी तक हम लोग करते चले आए हैं y का अवकलन x के सापेक्ष करते थे, तो इसका मतलब होता था dy बाई dx। y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता था, dy बाई dx, ठीक है। इसका मतलब क्या होता था, तो इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि x में अगर चेंजमेंट होता है, x में अगर एक यूनिट का चेंजमेंट होता है, तो y में कितना चेंजमेंट होगा, ठीक है। मतलब y में कितना चेंजमेंट होगा ये बताता है dy बाई dx, ठीक है। x में y के सापेक्ष या y में x के सापेक्ष कितना बदलाव हो रहा है, मतलब x का वैल्यू बदल रहा है तो y का वैल्यू किस हिसाब से बदलेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे इसकी भाषा क्या है और ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं 6.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब परिवर्तन किस में करना है, क्षेत्रफल में, ठीक है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, और वो भी बताया गया है इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की दर किसकी, क्षेत्रफल की, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, मतलब त्रिज्या r के सापेक्ष, ठीक है। क्षेत्रफल अगर हम a से लिखें तो a में परिवर्तन की दर जिसे हम dA लिखेंगे, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, मतलब dr, मतलब dA अपान dr हमको ज्ञात करना है। जैसे हम लोग dy अपान dx अभी तक करते आ रहे थे, y का x के सापेक्ष अवकलन करते थे, मतलब y में परिवर्तन की दर हम x के सापेक्ष निकालते थे तो dy बाई dx करते थे। उसी प्रकार हमें यहां पर क्या करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, वो भी किसके सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष, मतलब dA अपान dr हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, आराम से समझिएगा उसको और फिर आप लगाने की कोशिश करें, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, मतलब क्षेत्रफल a में परिवर्तन की दर मतलब dA अपान dr, मतलब त्रिज्या r के सापेक्ष। अब ये r के सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष कह सकता है या फिर t के सापेक्ष समय के सापेक्ष कह सकता है, ये हर सवाल में अपना बदलता रहेगा, वो हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। जिसके सापेक्ष कहेगा उसे हमें नीचे रखना है। यहां पर त्रिज्या r के सापेक्ष कहा है इसलिए हमने dr लिखा है, dA अपान dr। अगर यहां पर समय के सापेक्ष कहता, t के सापेक्ष, तो हम क्या करते हैं, dA अपान dt लिखते। जिसका परिवर्तन होगा उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष होगा उसको नीचे, ठीक है। इतनी बात क्लियर आप कर लीजिए। आगे दिया है ज्ञात कीजिए, जबकि ए ऑप्शन दिया गया है r इक्वल 3 सेंटीमीटर और बी ऑप्शन दिया है r इक्वल 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 3 सेंटीमीटर पर त्रिज्या में उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा और 4 सेंटीमीटर पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर त्रिज्या बदल रही होगी तो इसका मतलब है तभी तो क्षेत्रफल बदलेगा। अगर कोई वृत्त है और वृत्त की अगर त्रिज्या ना बदले तो क्या क्षेत्रफल बदल जाएगा, आप बताइए, कभी नहीं बदल सकता, ठीक है। तो मतलब कहने का यह है, वृत्त में जब त्रिज्या में बदलाव होगा तभी क्षेत्रफल में बदलाव होगा। और अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि त्रिज्या भी बदल रही होगी, और अगर त्रिज्या बदल रही है तो इसका मतलब है r को हम 3 डायरेक्टली नहीं रख सकते, ठीक है। अगर हम r को 3 मान लेते हैं तो त्रिज्या तो कांस्टेंट हो गई 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अभी हमको इस r का वैल्यू यूज नहीं करना है, r का वैल्यू चेंजमेंट प्राप्त करने के बाद में रखना है। यदि उसमें बच जाता है r तो, और अगर नहीं बचता है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे हम निकालते हैं, तो हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करिए भाई। त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
तो हमें मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल आपको भी पता होगा। अगर हम ए से व्यक्त करें तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है। हमें क्या ज्ञात करना है बताइए, डी ए अपॉन डी आर, मतलब ए का अवकलन करें अगर आर के सापेक्ष तो डी ए अपॉन डी आर निकल आएगा। तो हमें चाहिए है डी ए अपॉन डी आर, इसका मतलब है ए का अवकलन हम आर के सापेक्ष करने जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर y इक्वल टू 2x स्क्वायर अगर लिखा होता तो y का अवकलन x के सापेक्ष करते थे तो dy अपॉन dx हो जाता था। उसी प्रकार a का अवकलन r के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr, बराबर में पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, r में चेंजमेंट होगा, यदि अगर क्षेत्रफल में बदल रहा है तो r भी बदल रहा होगा, अर्थात r स्क्वायर का अवकलन करिए और किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष ही तो हो रहा है। तो हम r का अवकलन करेंगे, आर स्क्वायर का जो अवकलन होगा क्या हो जाएगा, तो हमें पता है जब हम एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते थे तो 2x हो जाता था, क्यों, 2 नीचे आता था, घात 1 घट जाती थी। इसी प्रकार आर स्क्वायर का जब आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2r हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे आएगा, आर की पावर 1 घट जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 पावर हम लिखते नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ए अपॉन डी आर जो है हमारा 2 पाई आर निकल के आया। ओके, डी ए अपॉन डी आर निकल के आया है 2 पाई आर। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। यदि पहले वाले ऑप्शन की बात करें, पहले वाले ऑप्शन में r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर की बात की है, तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रख लीजिए, तो चेंजमेंट क्या हो जाएगा, तो dA अपॉन dr ज्ञात करते हैं r इज इक्वल टू 3 पर, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू r का वैल्यू 3 रख दीजिए, तो यहाँ पर 3 रख दिया तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 पाई, ठीक है। तो आराम से आप लोगों ने देखा, आराम से इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, तो बी वाले में आपकी बार r इज इक्वल टू 4 दिया है, तो यही हमें लेना है, ज्ञात तो यही करना है dA अपॉन dr, लेकिन किस पर, r इज इक्वल टू 3 पर नहीं, r इज इक्वल टू 4 पर, ठीक है। तो r की जगह पर 4 रख दीजिए, आपकी बार 2 लिखिए, पाई लिखिए, r की जगह पर 4, तो ये हो जाएगा 8 पाई, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, बस आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, जिसका हमें चेंजमेंट ज्ञात करना होगा, जिसमें परिवर्तन हमें ज्ञात करना होगा उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल को ऊपर रहेगा, और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसको हमें नीचे लिखना है, मतलब त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना था तो dr हमने नीचे लिखा, ठीक है। तो इसी प्रकार को क्वेश्चन को समझ के आगे सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे और उसको भी बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़िएगा, आपके पास बुक होगी, आप लोग उसमें देखिएगा। दिया गया है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब आयतन बढ़ रहा है, मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है, और कितनी दर से, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, मतलब आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है ये दे दिया है उसने, आयतन में परिवर्तन की दर को उसने खुद दे दिया है, आपको निकालना नहीं है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है। उसने कहा है ना कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब है कि आयतन में परिवर्तन ऑलरेडी हो रहा है, और कितना हो रहा है ये भी दिया है। अगर हम आयतन को v से लिखें तो इसके परिवर्तन की दर दी गई है dv अपॉन क्या है, त्रिज्या के सापेक्ष, यहां पर नहीं कहा है, यहां पर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और सेकंड का मतलब फिर समय के सापेक्ष होगा, इसलिए हम इसे dt लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है, मतलब dv अपॉन dt दिया गया है, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ओके, क्वेश्चन जो कहता है उसको समझना है और लिखना, ठीक है। दिया है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की बात की है और सेकंड तो समय का ही मात्रक होता है, ठीक है। सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आगे दिया है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल को s से लिखें
तो एस के बढ़ने की दर पूछी है बच्चा। क्या पूछा है? एस के बढ़ने की दर, मतलब ds अपान dt पूछा गया है। आयतन के बढ़ने की दर दी गई है, एस के मतलब क्षेत्रफल के बढ़ने की दर उसने पूछी है, पृष्ठ के बढ़ने की दर पूछी गई है। और बताया गया जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। किनारों की लंबाई जो उसकी भुजा है, किसकी? घन की, तो घन की भुजा कितनी बताई गई है? 12 सेंटीमीटर। अगर हम घन की भुजा को a मानते हैं तो a बराबर 12 सेंटीमीटर कहा गया। हम 3 लिख रहे हैं, पागल है थोड़े। चलो ठीक है, तो a इक्वल टू क्या दिया गया है? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ds अपान dt आपको ज्ञात करना है, dv अपान dt आपको दिया गया है। कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। लेकिन याद रखना सबसे पहले जो कुछ दिया होता है हम उसी फार्मूला से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आयतन की दर दी गई है तो आयतन का फार्मूला लेकर के कुछ ना कुछ निकलेगा और उसकी सहायता से हम ds अपान dt ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आयतन का फॉर्मूला लेते हैं। घन का आयतन क्या होता है? आयतन मतलब v वॉल्यूम, ठीक है। v इक्वल टू क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा हमने a मानी है तो a क्यूब कर देंगे। लेकिन बच्चा ये याद रखिएगा कि कभी भी आपको अभी a का मान यहाँ पर 12 नहीं रखना है, क्योंकि अभी इसमें परिवर्तन होगा और जब परिवर्तन निकल आएगा उसके बाद में अगर हमें dA बचता है तो तब हम उसमें a का मान रखेंगे। अभी हमें a का मान यहाँ पर नहीं रखना है। अगर हम a का मान रख देंगे अभी तो जो उसका आयतन है वो निकल आएगा, उसमें आयतन किस दर से परिवर्तन हो रहा है वो हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष करना है। तो आराम से इसका t के सापेक्ष अवकलन करिए। v का t के सापेक्ष अवकलन dv अपान dt। कोई दिक्कत है? जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy अपान dx, इसी प्रकार v का t के सापेक्ष क्या होगा? dv अपान dt बराबर में a क्यूब का भी t के सापेक्ष ही अवकलन करना है आपको। तो a क्यूब का क्या हो जाएगा? तो a क्यूब का भी 3 नीचे आ जाएगा और a की पावर 2 बचेगा। यही तो होता है अवकलन, आप लोग सीख चुके हैं पिछली वाली एक्सरसाइजेस में, ठीक है। 3a स्क्वायर, लेकिन हमें यहां पर t के सापेक्ष किया जा रहा है इसलिए dA अपान dt पुनः होगा। याद रखिएगा अगर हम x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो 2x होता है, लेकिन अगर हम अभी x स्क्वायर का अवकलन हम और किसी के सापेक्ष करने लगे, हम कहें कि x स्क्वायर का अवकलन t के सापेक्ष करिए तो x स्क्वायर का अवकलन t के सापेक्ष 2x तो होगा, लेकिन साथ में dx अपान dt भी होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहां पर हम a क्यूब का अवकलन अगर हम a के सापेक्ष कर रहे होते तो ये 3a स्क्वायर हो जाता बस, ठीक है। लेकिन यहां पर a क्यूब का अवकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? t के सापेक्ष, क्योंकि हमने यहां पर भी t के सापेक्ष किया है और इधर भी t के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? dA अपान dt लगा रहेगा, ठीक है। तो चलो अब हम यहां पर dv अपान dt हमें दिया था वो हम रख लेते हैं 8 बराबर में 3a स्क्वायर और इंटू में dA अपान dt हमें नहीं पता है, ये हम यहां से निकाल लेंगे। 3a स्क्वायर को चाहे तो हम इधर बटे में लेके आते हैं, 3a स्क्वायर कर लीजिए और बराबर में क्या है? dA अपान dt। ये हमने यहां पर निकाल के रख लिया है क्योंकि अभी आगे जब ds अपान dt निकालेंगे तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो अब हम चलते हैं, जो भी हमें चाहिए था ds अपान dt चाहिए तो s का फॉर्मूला लगाइए। s मतलब पृष्ठ का, और घन का पृष्ठ का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, आपको पता ही होगा। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर हो गया। हमें क्या चाहिए? ds अपान dt चाहिए, मतलब s का t के सापेक्ष अवकलन चाहिए। तो s का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? ds अपान dt, ds अपान dt इज इक्वल टू 6 लिखेंगे इंटू a स्क्वायर का अवकलन करेंगे, भाई t के सापेक्ष ही तो करना है, तो करिए a स्क्वायर का 2a हो गया, लेकिन t के सापेक्ष है इसलिए dA अपान dt तो होना ही है, ठीक है। तो इतना कर दिया। अब हमें ds अपान dt तो चाहिए, तो ds अपान dt ऐसे लिखते हैं, 6 लिखिए, 2a लिखिए और dA अपान dt का वैल्यू हमने इसीलिए यहां पर निकाल के रख लिया था। क्या लिखा था? 8/3a स्क्वायर, ये हमने रख लिया, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 दूना 6 हो गया ना, a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ds अपान dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 लिख सकते हैं हम, और यहां पर भी तो 8 है यार, 8 लिख दिया और बटे में एक a बच जाएगा भाई, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ds अपान dt जो आया वो 8 और 4 का गुणा हो जाएगा 32,
और बटे में a। अब a का वैल्यू जो दिया था अब यहां पर रखना है 12, ठीक है। तो ये 12 रख दिया और इसको कैंसल आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 से काटे 4 तिया 12, 4 बट 32, मतलब ds अपान dt जो है वो 8/3 आ रहा है और यही हमारा आंसर है। मतलब है आपको फील करना है कि आखिर पूछा क्या गया है और दिया क्या है, ठीक है, और किस प्रकार से करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पर, और इंस्टा आईडी मैं आपको बता देता हूं, या तो मैं अभी लिंक में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आराम से देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिया है। आप लोग वहां पर भी हमें जाकर के फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पर जाकर के आर्या_सर सर्च करेंगे तो आपको हमारा अकाउंट मिलेगा, फॉलो कर लें। वहां पर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको फंसता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। तो चलो देखते हैं, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, क्वेश्चन को समझना ही मेन चीज है बच्चा, ठीक है। तो समझिएगा, क्वेश्चन दिया है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या के बढ़ने का मतलब यह हुआ त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम त्रिज्या को r से लिखेंगे तो त्रिज्या में परिवर्तन को dr अपान क्या लिखेंगे, dt या और कुछ। तो उसने बताया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। पर सेकंड का मतलब है कि समय की दर से बढ़ रही होगी, t के सापेक्ष ही करना है, अर्थात dr अपान dt दिया है। त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr अपान dt, आयतन में परिवर्तन की दर dv अपान dt, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA अपान dt। कोई दिक्कत है नहीं। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर बताई गई है इसमें, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी गई है और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को dA अपान dt लिखा जाएगा, जो हमसे पूछा जा रहा है। और बताया गया है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, ऐसी स्थिति में हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने अभी आपको यह बताया है कि ये जो r वैल्यू दिया होगा, r का दिया हो, x का दिया हो, कुछ भी दिया हो, अभी हमें ये सारे वैल्यूज नहीं रखने होते हैं। ये रखने तब होते हैं जब हम dA अपान dt जो हमको चाहिए वो हमें प्राप्त करना होता है। तो पहले हम अवकलन कर लेते हैं, उसके बाद में अगर r बचेगा तो उसमें r का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर चाहिए। तो त्रिज्या का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं कि त्रिज्या का फॉर्मूले से कुछ निकल के आएगा, त्रिज्या का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं और उसी से हम dA अपान dt निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं और ये क्या है भाई, आयतन ये किसका क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला a बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। सो a का अवकलन हम करेंगे किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि अब की बार r के सापेक्ष नहीं कहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था, ठीक है। अब की बार ये t के सापेक्ष की बात चल रही है, ठीक है। तो जब t के सापेक्ष की बात कर रहे हैं तो dA अपान dt आपको चाहिए, dA अपान dt, और dA अपान dt चाहिए, पाई लिखो, r स्क्वायर का करिए अवकलन, तो r स्क्वायर का 2r हो जाएगा भाई, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और dr अपान dt हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर r के सापेक्ष नहीं हो रहा तो 2r होके बंद हो जाएगा, dr अपान dt भी होगा क्योंकि यहाँ पर तो t के सापेक्ष हो रहा है, तो r स्क्वायर का 2r इंटू में dr अपान dt हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम रख देते हैं वैल्यू dA अपान dt इक्वल टू पाई रख दिया, इंटू में 2 इंटू में r का वैल्यू अब आप यहाँ पर रख सकते हैं 10 और इंटू में dr अपान dt का वैल्यू रख सकते हैं 3, ओके। तो ये बन जाएगा dA अपान dt बराबर में 2 दहम 20, 20 तिया 60, ये हो गया 60 पाई, ओके। तो ये आ गया आयतन में, सॉरी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गई है कितनी, 60 पाई। अगर पाई का मान रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ दें यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखा, आप लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत है थोड़े से इंटेंशन की, थोड़े से ध्यान की, कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को समझना है और लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
दिया गया है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब घन है एक और घन का किनारा बढ़ रहा है, मतलब घन के किनारे में परिवर्तन दिया गया है। कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब घन के किनारे में जो परिवर्तन हो रहा है वो दिया गया है। और घन के किनारे को अगर हम ए से लिखें, घन के किनारे का मतलब है घन की भुजा, और घन की भुजा को अगर हम ए से लिखें तो इसका परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन की दर दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब किनारे में परिवर्तन की दर dA/dt दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है किनारे में परिवर्तन की दर। और आगे बताया गया घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन में परिवर्तन की दर पूछी जा रही है। बताया गया ना कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब आयतन में परिवर्तन की दर पूछी जा रही है, अर्थात dV/dt पूछा जा रहा है। आपको बस यही समझना है भाषा इसकी क्या है और ये क्या कह रहा है। हिंदी में लिखा है उसको आप अपने अनुसार कैसे लिखते हैं ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये दिया गया था कि उसके किनारे में परिवर्तन की दर दी गई थी, उसके आयतन में परिवर्तन की दर पूछी गई है, जबकि बताया गया जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, मतलब किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तब। अच्छा याद रखना है जो किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है हमें पहले ही इसका मान नहीं रखना है, सबसे पहले डेरिवेटिव करना है, चेंजमेंट निकालना है, और उस चेंजमेंट में अगर ए बचता है तो उसमें ए का मान 10 रखेंगे, ठीक है। तो चलो लेते हैं, आयतन में परिवर्तन की दर अगर ज्ञात करनी है तो आयतन का फॉर्मूला लगाइएगा। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। क्योंकि घन की अगर बात कर रहे हैं तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भुजा क्यूब, मतलब ए क्यूब जिसे हम लिखते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है? अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष, क्योंकि dV/dt चाहिए आपको, तो टी के सापेक्ष करें। सो dV/dt हो गया बराबर में ए क्यूब का हो जाएगा 3 नीचे आएगा, ए की पावर 2 बचेगा, इनटू में dA/dt भी होगा, क्योंकि हमने बताया ये टी के सापेक्ष हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा। अगर यहाँ पर ए के सापेक्ष होता तो 3a² हो जाता, बस dA/dt तब नहीं होता, ठीक है। तो चलो अब रख देते हैं वैल्यू जो दिए गए हैं। dV/dt अवकलन हो ही चुका है। 3a का वैल्यू कितना है तो बताया गया है भाई 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, इनटू में ये हो गया dA/dt, और dA/dt का वैल्यू क्या है बच्चा? 3 दिया गया है तो 3 लिख दिया। देन dV/dt इज इक्वल टू 3 3 जा 9 इंटू 10 टू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा, और यही हमारा dV/dt का आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको तो समझ में अब आना ही चाहिए, धीरे धीरे आप भाषा समझने लगेंगे, ठीक है। अगर पहले वाले क्वेश्चन की भाषा समझ में नहीं आई है तो दोबारा एक बार अब देखिए, क्योंकि अब थोड़ा सा दिमाग आपका परिपक्व हो चुका है ऐसे सवाल समझने के लिए, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है ध्यान से देखिए। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, अच्छी बात है डाल दिया। फिर और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की से गति से चलती हैं। मतलब जो तरंगे चल रही हैं, जब पत्थर डालते हैं तो गोल गोल होकर के, मतलब वृत्ताकार रूप में कुछ तरंगे बाहर की ओर जाती हैं, किनारे की ओर बढ़ती हैं, तो वो तरंगे जो हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से किनारे की ओर बढ़ रही होंगी, ठीक है। तो बढ़ रही हैं। अब ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि अगर ये तरंगे बढ़ रही हैं किनारे की ओर तो इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड जो दिया गया है वो उस वृत्त के त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है। क्योंकि जब पत्थर डाला जाएगा तो एक छोटा सा वृत्त बनेगा, फिर और बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे ये किनारे की ओर इस तरह से वृत्ताकार मार्ग में उसकी तरंग जाने लगेगी। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अगर ये बढ़ रही है तरंग किनारे की ओर, तो इसका मतलब है उसकी त्रिज्या बढ़ती हुई चली जा रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है वो त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है, अर्थात त्रिज्या में परिवर्तन की दर dR/dt होता है, और ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड
सेकेंड में। बस आपको बस इतना ही दिमाग लगाना है और समझना है आखिर ये क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, हमें क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में वृत्ताकार रूप में, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चलती है, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है मतलब 8 सेंटीमीटर आर का मान दिया गया, अभी नहीं रखेंगे, वो बाद में रखना पड़ेगा आर का मान जब हम अवकलन करने के बाद में। ठीक है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को हम क्या लिखते हैं, dA अपॉन dt किस दर से हो रहा है, मतलब पूछा जा रहा है। dA अपॉन dt पूछा गया है, dr अपॉन dt दिया है, r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। वृत्ताकार मार्ग में ही तो ये तरंगे होंगी, तो वृत्ताकार मार्ग में अगर तरंगे हैं तो वृत्त का ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। a का वैल्यू हम क्या करेंगे, तो a का वैल्यू थोड़ी रखना है भाई, अवकलन करना है। dA अपॉन dt किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष ना, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू पाई ऐसे ही रहेगा। आर स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो सबको पता है, अब तो दुनिया को पता हो गया, 2r होगा, और dr अपॉन dt तो जरूर होगा क्योंकि भाई t के सापेक्ष है यहाँ पर, ठीक है, r के सापेक्ष तो है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। dA अपॉन dt इज इक्वल टू पाई लिखिए, पाई लिख दिया, 2 लिखिए, 2 लिख दिया, r लिखिए, r का वैल्यू अब रखिए 8 लिख दिया, dr अपॉन dt लिखिए, dr अपॉन dt कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या मिलने वाला है आपको, तो ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करिए, 8 × 40 × 80, 80 पाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्षेत्रफल परिवर्तन की दर है, आप लोग इसका मात्रक लिख लिया करना, मैं भूल जाता हूँ लिखने के लिए। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है मतलब क्षेत्रफल का आयतन होगा, सॉरी ये क्षेत्र क्या होता है ना, मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपान में टी चल रहा है पर सेकंड, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ये हमारा इसका मात्रक भी हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने सारे नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप करने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, मतलब त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी है, जिसे हम कहते हैं dr अपॉन dt, समझ रहे ना, dr अपॉन dt। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। ठीक है, डाल दिया, dr अपॉन dt कितना दिया है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, परिधि की वृद्धि की दर आपको बताना है, परिधि में कितने परिवर्तन हो रहा है, परिधि के वृद्धि की दर या परिधि के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करना है। परिधि को हम लोग लिखने वाले हैं c से, तो dc अपॉन dt आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, dc अपॉन dt आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर c का मतलब क्या है, सरकमफेरेंस, इसे बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना है। चलो और कुछ दिया है क्या, तो दिया गया है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, r का वैल्यू क्या लिखना है, 4.9 सेंटीमीटर, लेकिन पहले नहीं, अवकलन करने के बाद में। तो चलो देखते हैं, dc अपॉन dt ज्ञात करना, तो c का फॉर्मूला लिखो भाई, c मतलब परिधि, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, दुनिया को पता है परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r लिख दिया। और अब हमें क्या करना है, c का यहाँ पर अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्या हो जाएगा, dc अपॉन dt, dc अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r का अवकलन करिए। सो r का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष। जैसे x का 1 होता था तो r का आप कर सकते हैं 1, और t के सापेक्ष करना है, इसलिए फिर dr अपॉन dt करना पड़ेगा। ओके, सो 2 पाई इंटू r का अवकलन t के सापेक्ष dr अपॉन dt, जैसे c का अवकलन t के सापेक्ष dc अपॉन dt। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो dc अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू dr अपॉन dt का वैल्यू बता दो भाई, dr अपॉन dt का वैल्यू है 0.7, ओके, 0.7 लिख दिया। dc अपॉन dt इज इक्वल टू 7 2 1.4 कर सकते हैं, इंटू में
पाई। ओके, इतना हो गया। इसको हम ऐसे छोड़ सकते हैं, अगर चाहें तो पाई का वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है, और यहाँ पर 7 नीचे से कैंसिल भी हो जाएगा, तो डी अपॉन डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.4 इंटू पाई का वैल्यू रखें 22/7, सबको पता है 7 दूना 14, 0.2 हो जाएगा। डी अपॉन डी टी इक्वल टू 22 दूना 44, 0.44 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0.44 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आसानी से हम लोगों ने फाइंड कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई अगर दिक्कत हो रही है तो मैंने बताया है कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय कहीं पर भी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपसे कह दूं कि आपको अपने आप प्रैक्टिस घर में जरूर करनी है। अगर आप अपने आप नहीं करते हैं, केवल सोचते हैं कि हमने देख लिया सर का वीडियो और मुझे आ गया, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला बच्चा। अपने आप इसको करके जरूर देखना है। ठीक है, तो अपने आप करके जरूर देखिएगा। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत की लंबाई x, ओके, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। क्या बताया गया है? एक आयत है, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आयत है, अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक आयत है, इसकी लंबाई x, चौड़ाई क्या है अभी बताएंगे। लंबाई x जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। मतलब लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, इस लंबाई x में परिवर्तन हो रहा है, और लंबाई x में परिवर्तन को क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt। कितना हो रहा है? 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ओके, सो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से इसमें परिवर्तन हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, और चौड़ाई y, चौड़ाई क्या है इसकी? y है, तो y में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। मतलब जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। चौड़ाई बढ़ रही है तो dy अपॉन dt कितना है? 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, और ये घट रही थी लंबाई, तो इसको माइनस में लिखना होगा बच्चा। जब घटेगी तो माइनस में, बढ़ेगी तो प्लस में। तो dx अपॉन dt जो लंबाई में कमी की दर दी थी 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आपको क्या करना है? नंबर 1 आयतन और नंबर 2 क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। नंबर 1 आपको आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन को dv कहते हैं, आयतन में परिवर्तन की दर को dv अपॉन dt कहेंगे, ये ज्ञात करना है। और नंबर 2 जिसे b कहेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, अगर क्षेत्रफल a कहेंगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA अपॉन dt कहेंगे, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करते हैं आसानी से देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे पहले आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आयतन, भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, आयतन यहाँ पर कहां से आ गया? गलती हो गई ना, आयतन नहीं है, यहाँ पर परिमाप बच्चा दिया गया। क्या है? परिमाप में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो परिमाप हम जिसे कह सकते हैं c, dc अपॉन dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। dc अपॉन dt ज्ञात करना है और da अपॉन dt ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्षेत्र, इसका परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको पता है क्या परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम निकालते हैं परिमाप c बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सबको पता है भाई, परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो गया है इसका परिमाप। तो इसका हमें dc अपॉन dt ज्ञात करना, तो t के सापेक्ष अवकलन करिए। 2 ऐसे रखेंगे, x का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। फिर y का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? dy अपॉन dt। ओके, इतना हो गया। चलो ठीक है, dc अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू में dx अपॉन dt कितना है भाई? -5 है, तो -5 लिख दे। फिर
dy अपॉन dt क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो, ठीक है, प्लस का लिख दिया। अब dc अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू -1 बचेगा, भाई बचेगा यही, तो dc अपॉन dt क्या निकल के आया -2, मतलब -2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से उसका परिमाप घट रहा होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से परिमाप में कमी आ रही है, ठीक है। तो ये तो आ गई पहली बात, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आगे की बात क्या करनी है, चलो देखते हैं। हमें अभी dA अपॉन dt चाहिए, तो dA अपॉन dt ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब x इंटू वाई होगा बच्चा। और यहाँ पर अब आपको अवकलन करते समय प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना होगा, याद है ना प्रोडक्ट रूल, अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो पीछे पहले अवकलन पढ़ लीजिए। dA अपॉन dt करते हैं मतलब t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना होता है, सेकंड को छोड़ देते हैं, प्लस सेकंड का करते हैं तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, बस यही तो होता है। आप लोग समझिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव करिए, x का अवकलन क्या होगा dx अपॉन dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, x के सापेक्ष करते तो x का 1 हो जाता, ठीक है, लेकिन x का अवकलन t के सापेक्ष dx अपॉन dt इंटू सेकंड को छोड़ दीजिए y, प्लस अब की बार y का करना है तो dy अपॉन dt हो जाएगा, x को छोड़ दीजिए तो x ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो इतना हो गया dA अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt कितना है बच्चा, तो बताइएगा dx अपॉन dt कितना है -5 है, तो लिख दीजिए -5 इंटू में y का वैल्यू क्या दिया था, तो y का वैल्यू यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया था, तो रख दिया 6 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पर dy अपॉन dt कितना है dy अपॉन dt, बच्चा ये सेकंड नहीं है मिनट है, क्योंकि हर जगह पर मिनट दिया था तो मिनट ही होगा, ठीक है। यहाँ पर dy अपॉन dt कितना है, सो dy अपॉन dt है 4, तो 4 लिखिए, इंटू में x क्या है, तो x यहाँ पर दिया गया है 8, तो 8 लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गया dA अपॉन dt इज इक्वल टू 6 पंचे 30 माइनस का 8 चक्कू 32 प्लस का, सही है, dA अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 2 मीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ये आपका आ गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, जो बी ऑप्शन पूछा गया था, ठीक है। तो आ रहा है ना समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस भाषा आपको समझनी है, क्या बोला जा रहा है, क्या करना है हमें, बस ये थोड़ी सी लैंग्वेज आप उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारे पास 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, हमेशा गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है, मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की गैस में भरी जाती है, और गैस भरी जाती होगी तो उसका आयतन परिवर्तित हो रहा होगा, समझ रहे ना। जब गुब्बारे के भीतर गैस भरी जाएगी तो क्या बदलेगा, उसका आयतन बदलेगा, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है वो उसके आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है। तो हम लिख सकते हैं गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर dV अपॉन dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्योंकि उसने सेंटीमीटर क्यूब तो कही दिया है, तो इससे पता चल जाता है सेंटीमीटर क्यूब होता है आयतन का फॉर्मूला, तो सॉरी मात्रक, तो आयतन की ही परिवर्तन की दर दी गई है dV अपॉन dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से सेकंड भर कर फुलाया जाता है। चलो अच्छी बात है, आगे बताया क्या है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के परिवर्तन की दर मतलब dr अपॉन dt आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। और कुछ याद करना है क्या, बताया गया जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो, जब r बराबर 15 सेंटीमीटर, मतलब अगर r लास्ट में कहीं पर बचती है तो वहां पर 15 सेंटीमीटर रख देना है उसकी जगह पर, ठीक है। तो चलो देखते हैं आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। गुब्बारे का आयतन, हर गुब्बारा गोलाकार रहता है और गोले का आयतन सबको पता होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं 4/3 पाई r क्यूब। भाई हम यहाँ पर हिंदी नहीं लिखने वाले, क्योंकि हमें हिंदी लिखने में बहुत बड़ा आलस आता है और मैं बहुत बड़ा आलसी इंसान हूँ, ठीक है।
तो चलो देखते हैं, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। चलो हम अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dv अपान dt इज इक्वल टू 4/3 लिख दीजिए, पाई लिख दीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। r क्यूब का अवकलन करिए t के सापेक्ष, तो 3r² तो होगा ही और साथ में dr अपान dt भी होगा। चलो रख देते हैं सबका वैल्यू, ठीक है। हमें dr अपान dt चाहिए, dv अपान dt का मान क्या है 900, तो लिख दीजिए 900 बराबर में 4/3 और इसके बाद में पाई का मान यहीं पर रख दें, क्या रख सकते हो, ना रखो तो ना रखो, पाई का पाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में 3 यार काट देते, कैंसिल हो जाएगा, बवाली खत्म हो जाएगा। तो 4 पाई हो गया, ये 4 पाई इनटू में आर का वैल्यू बताओ क्या है, तो आर का वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर इनटू में dr अपान dt। ओके, इतना हो गया ना। चलो लिखते हैं 900 बराबर में 4 पाई इंटू में 15 का स्क्वायर होता है 225 dr अपान dt। ओके हो गया। चलो 225 और 9 की गुणा 4 की गुणा करो, तो 900 बराबर में 225 गुना होता है 450। कितना होता है भाई 450, ठीक है। और 450 का दोगुना फिर करेंगे तो हो जाएगा 900, मतलब कहने का 225 और 4 का मल्टीप्लाई पूरा 900 हो जाएगा इनटू में पाई और dr अपान dt। ओके 900 से 900 कैंसिल, एक बचा, तो एक और बटे में लाएंगे पाई बराबर में क्या हो जाएगा dr अपान dt। सो हम कह सकते हैं dr अपान dt बराबर में क्या हो गया 1 अपान पाई, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, dr अपान dt इज इक्वल टू 1 अपान पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया है। अगर चाहें तो आप पाई का मान रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही आप आंसर छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व कर ही चुके होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपको अपने आप एक बार इन क्वेश्चन को जरूर लगाना है, अपने आप करके देखना है, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब उसकी त्रिज्या बदल रही है। अच्छी बात है, बदल रही है, तो मैं क्या करूं, आगे बताया त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, मतलब आयतन का परिवर्तन दर ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, मतलब v के परिवर्तन की दर dv अपान किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब dr, dv अपान dr आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, dv अपान dr। भाषा किसकी समझिए, भाषा अगर नहीं समझ पाए तो सब गड़बड़ है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष उसको नीचे, जिसका परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। तो आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, मतलब r बराबर कितनी है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है। तो हमें आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। चलो आयतन का फार्मूला लगाते हैं और अब की बार r के सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष अवकलन नहीं करना है। आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, अभी अभी तो यही इस्तेमाल किया था, तो फिर कर दिया, क्या गया हमारा। अब की बार v का अवकलन करिए किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, t के सापेक्ष नहीं, dv अपान dt नहीं होगा, t r के सापेक्ष करना है। सो dv अपान dr बराबर में 4/3 और पाई ऐसे ही रहेगा, r क्यूब का क्या हो जाएगा 3r² हो जाएगा। अब dr अपान dt नहीं होगा क्योंकि ये तो r के सापेक्ष है ना, t के सापेक्ष होता तो dr अपान dt भी रहता, कोई बात नहीं है। 3 से 3 कैंसिल आउट की, क्या हो गया dv अपान dr, यही तो हमको ज्ञात करना है। 4 पाई r का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया dv अपान dr इज इक्वल टू 10, तो हम 100 और 4 की गुणा 400 और पाई, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब प्रति 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 क्या हो जाएगा यार, ये भी त्रिज्या भी तो r सेंटीमीटर में होती है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा केवल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 400 पाई, ये आंसर आ गया। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसकी भाषा को समझना आप लोगों को चाहिए, ठीक है। अगर आप भाषा उसकी समझ के क्या पूछ रहा है, किसके सापेक्ष कर रहा है, किसके सापेक्ष नहीं कर रहा है, तो यही आपको मेन चीज है समझना, ठीक है। तो
चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन और देखेंगे और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, कुछ थोड़े से बड़े होंगे तो कुछ इससे सरल भी होंगे, ठीक है। तो हम देखते रहेंगे, आगे की क्लासेस इससे पढ़ते रहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से वीडियोस देख सकें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।